हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और ग्रीस के बीच में जो बायलैटरल रिलेशन है इसके ऊपर। ये जो हमारा टॉपिक है ये इंटरनेशनल रिलेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हमारे इंडिया और ग्रीस के जो रिलेशन रहे हैं वो कैसे रहे हैं। अभी इसको हम करने क्यों वाले हैं, ये न्यूज़ में क्यों रही थी। अगर मैं न्यूज़ की बात करूँ तो हमारी बेसिकली न्यूज़ ये निकल के आती है कि रिसेंटली द इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिटेड ग्रीस, द फर्स्ट बाई एन इंडियन प्राइमर इन अ 14 ईयर्स टू स्ट्रेंथन बायलैटरल टाइज। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अभी क्या करा है, ग्रीस के अंदर जो है वो अपना विजिट किया है। और ये 40 सालों के अंदर यानी कि 1983 के बाद ये 40 साल लगभग हो गए और तब जाकर के हमारे किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया हुआ है, ग्रीस के अंदर विजिट किया हुआ है। तो ये थे हमारे न्यूज़, इसके ऊपर हम पूरा चर्चा करने वाले हैं और हम इंडिया और ग्रीस के बायलैटरल रिलेशनशिप को देखने वाले हैं। तो प्लीज़ पूरा वीडियो ध्यान से ज़रूर देखिएगा। कोई भी डाउट होता है, कोई भी सजेशंस होते हैं, कोई भी आपके सुझाव होते हैं वो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की। हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किन किन चीज़ों को लेकर के हुई है, अगर मैं बात करूं, जैसे कि हमारे पीएम साहब ने क्या किया है, ग्रीस में जाकर के अपना विजिट किया हुआ है। तो वहां पर जाकर के उन्होंने क्या क्या बात करी है, तो उन्होंने बात करी है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या होती है, इसके अंदर हमारे जो पीएम साहब है उन्होंने बात करी क्या कि अ लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन बिटवीन द टू कंट्रीज बेस्ड ऑन द वेरियस फैक्टर्स लाइक अ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड हिस्टोरिकल। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पीएम साहब जब क्या होते हैं, ग्रीस में जाते हैं, तो वहां पर जाकर के वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर जोर देते हैं और वे कहते हैं कि ये जो हमारे दो देश हैं इंडिया और ग्रीस, इनके बीच में हम क्या करेंगे, जो हमारे अलग अलग फैक्टर्स हैं जैसे कि पॉलिटिकल फैक्टर्स हो गए, इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए, सोशल फैक्टर्स हो गए, या फिर जो हमारे हिस्टोरिकल फैक्टर्स हो गए, इनको लेकर के हम आपस में काफी लंबे समय तक क्या रहेंगे, इंटरेक्शन में रहेंगे, हम एक दूसरे के साथ साथ बने रहेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एग्रीमेंट बिटवीन टू नेशन, यानी कि इन दो नेशंस के बीच में कौन कौन से एग्रीमेंट हुए, तो अगर मैं उस एग्रीमेंट की बात करूं तो सबसे पहला जो हमारा एग्रीमेंट निकल के आता है वो ये है कि टू एस्टैब्लिश अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो सबसे पहला तो एग्रीमेंट यही था, जबकि हमारे पीएम साहब क्या हुए थे, ग्रीस में गए थे, तो उन्होंने सबसे पहली जो बात करी, सबसे जो पहला एग्रीमेंट क्या, वो ये था कि हम क्या करने वाले हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने वाले हैं। और इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर अभी हमने जो फैक्टर्स बताए जिसके आधार पर हम इसको और आगे लेकर के जाएंगे, उसके अंदर हमारा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और हिस्टोरिकल जो बेस है वो कहीं ना कहीं हमें मिलता है। इसको हम और भी ज्यादा मजबूत करेंगे और हमारे जो रिश्ते हैं जो ग्रीस के साथ कहीं उतने अच्छे नहीं रहे हैं, हालांकि पहले तो अच्छे थे लेकिन अभी उतने ज्यादा अच्छे नहीं रहे, क्योंकि आप खुद ही सोच के देखो कि 40 साल से हम उस देश में विजिट नहीं कर रहे हैं। तो हमारे रिश्ते अच्छे तो हैं, हम हमारे उनसे कोई लड़ाई भी नहीं हो रखी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो रिश्ते थे ना वो थोड़े ठंडे बस्ते में चले गए थे। तो वो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा अच्छे होने के लिए हमारे जो पीएम साहब ने है वो क्या करा है, ग्रीस के अंदर विजिट किया है। इसके अलावा जो हमारा दूसरा पॉइंट होता है जिसके ऊपर अग्रीमेंट हुए हैं, वो हमारा दूसरा पॉइंट क्या होता है कि डायलॉग मैकेनिज्म बिटवीन द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि इस आर्टिकल में ये लिखा गया था कि जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होंगे, जैसे हमारे यहाँ के अजीत डोभाल है, तो ऐसे ही ग्रीस के भी कोई होंगे, वो आपस में क्या करते रहेंगे, वो आपस में बातचीत करते रहेंगे कि जो देश की नेशनल सिक्योरिटी है उसको किस तरीके से इनहेंस किया जाए, उसे किस तरीके से और भी अच्छा किया जाए। तो कहीं ना कहीं इसके बारे में भी हमने अग्रीमेंट किया कि हम क्या करेंगे, अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स को आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन का मौका देंगे और वे एक दूसरे से बातें करेंगे और डायलॉग जो है वो रेगुलर बेसिस पर कंडक्ट किए जाएंगे। इसके अलावा जो तीसरी एग्रीमेंट हुई है वो एग्रीमेंट बेसिकली क्या है कि माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप, यानी कि ऐसे जो हमारे वर्कर हैं जो कि स्किल्ड हैं, पहले भी हमारे यहाँ के जो वर्कर है ना वो जाकर के ग्रीस में काम करते थे, लेकिन अभी जो सरकार है उसने ये जाकर के वहां पर एग्रीमेंट करी है कि आपके वहां के जो स्किल्ड वर्कर हैं वो भी आकर के हमारे यहाँ काम कर सकते हैं, और हमारे इंडिया के भी जो स्किल्ड वर्कर हैं जिनको काम धंधे आते हैं वो ग्रीस में भी जाकर के क्या कर सकते हैं, वो वहां पर वर्क कर सकते हैं, वहां पे काम कर सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं पारदर्शिता लाने के लिए हमारे जो वर्कर्स हैं वो फ्रीली वहां पर जा सके, वहां पर वो जैसे अलग अलग कंट्री के अंदर हमारे जो देश के वर्कर हैं वो जाते हैं, काम करते हैं, ठीक वैसे ही वो ग्रीस के अंदर भी जाएं और वहां पर भी जाकर के वे काम कर सके। तो इस चीज को लेकर के हमारे दोनों देशों के बीच में जो अग्रीमेंट है वो साइन हुई है। इसके अलावा जो हमारी फोर्थ अग्रीमेंट है वो किस पे बनी है, वो बेसिकली हमारी एग्रीमेंट जो है वो ये कहती है कि कॉपरेशन टू द कंपीट नेगोशिएशन फॉर द इंडियन यूरोपियन यूनियन, यानी कि ईयू फ्री ट्रेड नेगोशिएशन ऑन द कनेक्टिविटी पार्टनरशिप। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि इस
लाइन के अंदर या फिर इस पॉइंट के अंदर हमने अग्रीमेंट बेसिकली इस चीज पर किया है कि इंडिया जो है वो यूरोपियन यूनियन के साथ फ्रीली क्या करेगा, ट्रेड वो करेगा। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर भी हम ग्रीस के साथ काफी अच्छे रिलेशन रखने वाले हैं। ये जो हमारा पॉइंट है वो आगे आने वाले इन लाइंस के अंदर काफी डिटेल में समझाया जाएगा। तो अभी के लिए अगर ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है तो बस इतना जान लीजिए कि हम क्या करने वाले हैं, ट्रेड करने वाले हैं। और ट्रेड करने के लिए हमने क्या करा है, अग्रीमेंट करा है किसके साथ, ग्रीस के साथ। ठीक है, तो इस पॉइंट का मतलब बेसिकली यही निकल के आता है। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन बोथ नेशन, यानी कि जो हमारे ये दो देश हैं, अगर हम बात करें इंडिया और ग्रीस की, तो इनके बीच में रिलेशन क्या रहे हैं, इनके बीच के संबंधों की अगर हम बात करें तो हमारे संबंध कौन कौन से होते हैं, किस किस एंगल से इन संबंधों को देखा जा सकता है। अगर मैं उसकी बात करूं तो सबसे पहला जो हमारा संबंध है उसको देखने का जो हमारा नजरिया है वो क्या निकल के आता है, हिस्टोरिकल रिलेशन। यानी कि हिस्टोरिकल रिलेशन क्या है कि जैसे अगर मैं बात करूं तो जो हमारा इंडिया था ना और जो हमारा ग्रीस था, वो दोनों कहीं ना कभी क्या थे, ब्रिटिश के कॉलोनी रहे थे। लेकिन इससे भी अगर मैं पहले की बात करूं ना तो क्या हुआ था कि आपको पता होगा कि 326 बीसी के अंदर हुआ क्या था कि जो हमारे इंडिया के ऊपर है एक इन्वेडर था जिसका नाम था अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर ने इंडिया के ऊपर इन्वेड किया था। तो ये जो अलेक्जेंडर था ना वो कहां से आता है, वो इसी ग्रीस से आता है। तो बेसिकली जो हमारे हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है ना वो दिखाती है कि कनेक्टिविटी बिटवीन द टू कंट्रीज केम बाय द अलेक्जेंडर इन्वेजन इन 326 बीसी। कहने का मतलब यह है कि 326 बीसी के अंदर जब अलेक्जेंडर इंडिया पर आकर के इन्वेड करता है तो उस समय हमें ये दिखाई पड़ता है कि हम किस तरीके से ग्रीस के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। अगर मैं डेमोक्रेसी के दृष्टिकोण से बात करूं तो डेमोक्रेसी के दृष्टिकोण से भी हम काफी हद तक बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं ग्रीस से जुड़े हुए हैं। डेमोक्रेसी को किस तरीके से हम पॉइंट आउट कर सकते हैं, तो अगर मैं बात करूं तो इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी कंट्री। अगर आप बात करेंगे ना दुनिया के अंदर सबसे बड़ी कंट्री जिसके अंदर डेमोक्रेसी है वो कौन है, वो हमारा इंडिया है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा देश है जो सबसे पहली बार डेमोक्रेसी लेकर के आया, तो हम बोलेंगे ग्रीस। तो ग्रीस इज द फर्स्ट डेमोक्रेसी। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं ना कि हम भी डेमोक्रेसी है, हम दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी हैं। और जो ग्रीस है वो क्या है, दुनिया का पहला डेमोक्रेसी है। तो कहीं ना कहीं ये भी एंगल एक दूसरे को जोड़ता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे जो रिलेशन है ना ग्रीस के साथ वो काफी पुराने हैं। अगर हम बात करें हिस्टोरिकल की तो हमने देखा कि 326 बीसी में जब अलेक्जेंडर भारत में आया था तो भी हमारे उसके साथ कुछ रिलेशन थे। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो भी हमारे और उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप आता है। इसके अलावा अगर मैं प्रेजेंट रिलेशन की बात करूं, यानी कि अभी हमारा उनके साथ क्या रिलेशन है, तो अगर मैं अभी उनके साथ अपनी रिलेशन की बात करूं ना तो इसके अंदर हम क्या देख सकते हैं कि एक्सचेंजेस नाउ हैव बीन मेनली प्रिडिक्टेड ऑन टूरिज्म ट्रेड अबाउट 2 बिलियन एंड माइग्रेशन ऑफ लेबर। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है ना कि प्रेजेंट रिलेशन के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारा जो ग्रीस के साथ अभी संबंध है ना वो किन चीजों को लेकर के है। तो हमारे यहाँ से जो टूरिज्म है वो कहाँ पे जाती है, ग्रीस में जाती है। हम ट्रेड भी करते हैं लेकिन उतना ज्यादा ट्रेड नहीं करते, क्योंकि आपको पता ही है अगर हम 40 सालों के बाद किसी कंट्री में जा रहे हैं तो हमारा ट्रेड कितना होगा, तो कहीं ना कहीं काफी कम जो ट्रेड है वो वहां से होता है। लेकिन फिर भी जो टूरिज्म है उसके वजह से हम उनके साथ जो है वो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी में है। और अबाउट $2 बिलियन की जो हम क्या करते हैं उनके साथ कहीं ना कहीं ट्रेड करते हैं। अगर मैं बात करूं एक्सपेक्टेशंस की, अभी हमारा जो है अगर हम बात करें ग्रीस के साथ हम जुड़ रहे हैं या फिर ग्रीस हमारे साथ जुड़ रहा है, तो एक्सपेक्टेशन क्या है दोनों देशों की। तो एक्सपेक्टेशन क्या है, अगर हम एक्सपेक्टेशन की बात करें तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो ये होता है कि कन्वर्जिंग ऑफ एम्बिशन, यानी कि जो हमारे एम्बिशंस है, जो हमारे कुछ लक्ष्य हैं, जैसे हमारे कुछ लक्ष्य हैं और कुछ ऐसे ही हमारे ग्रीस के भी लक्ष्य हैं। तो कहीं ना कहीं हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के एम्बिशंस को पूरा कर सकते हैं, उनको कहीं ना कहीं कवर कर सकते हैं। इस चीज की एक्सपेक्टेशन हमें है और इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ग्रीस के साथ जो है वो रिलेशनशिप में आ रहे हैं और ग्रीस के साथ अपना जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसे और भी ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। अगर इसके संदर्भ में मैं बात करूं तो इस आर्टिकल के अंदर क्या लिखा गया है, अगर हम उसे पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इंडियाज एम्बिशन टू बिकम अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, यानी कि जो भारत है ना वो दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है। अगर आपको पता है हमने मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है वो भी इनिशिएटिव लॉन्च किया था। ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है ना कि इंडिया जो है वो चाहता है कि अधिक से अधिक चीजें ना जो पहले चाइना के अंदर बनती थी, अमेरिका के अंदर बनती थी, वो क्या हो अब इंडिया के अंदर बने। यानी कि भारत जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब होना चाहता है। इस चीज को जो है वो इंडिया कहीं ना कहीं अपने एम्बिशन के रूप में लेकर के चलता है। वहीं अगर मैं ग्रीस की बात करूं ना तो ग्रीस एस्पायरेशन टू बिकम एन इकोनॉमिक गेटवे ऑफ द ईयू एंड कुड बी अ कन्वर्जिंग पॉइंट। कहने का मतलब ये है कि इंडिया एक तरफ जो सोचता है कि हम चीजों को बनाए, यानी कि हम मैन्युफैक्चरिंग हब बने, वहीं जो ग्रीस है ना वो ये सोचता है कि हम यूरोपियन यूनियन के अंदर, यानी कि जो यूरोप है ना उसके अंदर
गेटवे ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि कहीं ना कहीं हम इकोनॉमिक गेटवे बने, यानी कि समान चीज हमारे पास आए और हम क्या करें, इसे यूरोप के अंदर बेचे। तो इस तरीके से कौन सोचता है, इस तरीके से सोचता है ग्रीस। तो कहीं ना कहीं अगर हमारी भी कहीं ना कहीं जो एस्पायरेशन है, जो हमारी भी एम्बिशंस है, अगर वो पूरी होती है तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि इसमें फायदा ग्रीस का भी होगा। अगर ग्रीस का फायदा हो रहा है तो क्या वो हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे, बिल्कुल जुड़ेंगे ना। तो यही दोनों कंट्री की जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो एक दूसरे से है। भारत चाहता है कि वो क्या बने, ग्लोबली मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए, और जो ग्रीस है वो ये चाहता है कि भारत में जो भी चीज बने उसको हम क्या करें, कहीं ना कहीं हमारे थ्रू वो पूरे यूरोप में जाए, यानी कि हम पूरे यूरोप में उस चीजों को बेचे। और ये दोनों चीजें जो है वो कहीं ना कहीं इन दोनों कंट्री को एक पास लेकर के आ रही हैं, और ये दोनों कंट्री आपस में फिर से एक बार यूनाइट हो रहे हैं, और इनके रिलेशन जो है वो और भी ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो क्या होता है, रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिफैक्ट। देखो आर्टिक्राफ्ट या फिर आर्टिफैक्ट्स का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं बात करूं ना, जैसे कि अगर हम देखें तो हम और जो बोल सकते हैं ग्रीस है, वो दोनों क्या थे, ब्रिटिश के कॉलोनी रहे थे। और हमारे यहाँ जितनी भी सारी अच्छी चीजें थी, जो ग्रीस में अच्छी चीजें थी ना, उसको क्या किया है, उसको बेसिकली जो अंग्रेज थे, जो हमारे ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने उसे लेकर के अपने वहां म्यूजियम के अंदर रख लिया है। अब क्या है कि जो दोनों हमारे कंट्री है ना, वो ये सोचते हैं कि किस तरीके से उन म्यूजियम में रखी गई इंडिया की चीजें, जो इंडिया की है, जो ग्रीस की चीजें जो ग्रीस की हैं, वो क्या हो, दोनों उनके पास आ जाए। तो इस चीज को लेकर के भी ना दोनों देशों के बीच में काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि वो क्या करेंगी, अगर दोनों एक साथ आती हैं तो यूनेस्को द्वारा कोई ऐसा कानून बना सकती हैं जिसके मदद से उनकी जो चीजें जो कि क्या है, जो कि हमारे म्यूजियम में जमा है अंग्रेजों के पास, वो हमें वापस से मिल पाए। तो कहीं ना कहीं इस तरीके को हम बोल सकते हैं कि ये भी दोनों ये भी क्या है, एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन है, और इसको लेकर के एक दूसरे देश जो है वो आपस में काफी अच्छे संबंध जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं। अगर इस पॉइंट के अंदर हम पढ़े तो क्या लिखा गया उस चीज को हम देखते हैं। तो बोथ हेल्ड डिस्कशन ऑन द रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिक्राफ्ट्स एंड मेनी फाइंड कॉमन कॉजेज ऑफ द पुशिंग लीगलाइजेशन थ्रू द यूनेस्को टू हेल्प रेस्टोरेशन सम ऑफ देयर हिस्टोरिकल प्रॉपर्टी। कहने का मतलब वही है कि कुछ हमारे हिस्टोरिकल प्रॉपर्टी है जो कि क्या है, बेसिकली आर्टिक्राफ्ट्स हैं, यानी कि वो एक ऐसे हमारे बोल सकते हो कि शिल्पकारे हैं जो कि क्या हुए हैं, जो कि अंग्रेजों के द्वारा जब वो हमारे ऊपर शासन कर रहे थे एज अ कॉलोनी, तो उन्होंने हमारे वहां से चीजें ले जाकर के अपने वहां म्यूजियम के अंदर रखी है। उस चीजों को हम कहीं ना कहीं पा सकते हैं एज अ लीगल वे, यानी कि एक लीगल वे के अंदर, और यूनेस्को द्वारा कानून बनवा करके। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रेरित कर रही हैं कि वो एक दूसरे के साथ आए और रिलेशनशिप में और भी अच्छे वो और भी ज्यादा मजबूत हो। अब हम बात करते हैं कि दोनों देशों के द्वारा जो चैलेंज की जाने वाली कुछ सामनाएं हैं, यानी कि कुछ चैलेंज करने वाली जो परेशानियां हैं, उनकी मैं बात करूं तो वो भी एक दूसरे को कहीं ना कहीं साथ में लेकर के आती हैं। अगर आपको याद होगा, भारत के अंदर 26/11 जब हमला हुआ था मुंबई के अंदर, तो उस समय जो हमारे टेररिस्ट थे वो कहां से आए थे, वो समुद्री मार्ग से आए थे, यानी कि वो मैरीटाइन वे से आए थे। वहीं अगर मैं बात करूं ग्रीस की, तो जो ग्रीस की लोकेशन है ना, अगर आपने कभी मैप में देखा हो, तो ग्रीस जो है वो मेडिटेरियन सी से घिरा हुआ है, और कहीं ना कहीं इसकी भी जो कोस्टल बाउंड्री है ना वो बहुत ज्यादा है। जैसे कि भारत की कोस्टल बाउंड्री बहुत ज्यादा है, वैसे ही हमारी जो ग्रीस है इसकी भी कोस्टल बाउंड्री बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर भी मैरीटाइन का खतरा जो है वो कहीं ना कहीं बना रहता है। तो ये भी एक हमारा चैलेंज है, और इस चैलेंज को फेस करने के लिए भी दोनों देश जो है वो आपस में क्या कर रहे हैं, सहमति बना रहे हैं, और कहीं ना कहीं दोनों देश जो है वो आपस में अपने रिलेशन को और भी अच्छा कर रहे हैं। तो अगर मैं मैरीटाइन सिक्योरिटी की बात करूं, तो मैरीटाइन सिक्योरिटी क्या कहती है कि इंडिया एंड ग्रीस, यानी कि भारत और जो ग्रीस है ना, वो वन एंशिएंट मैरीटाइन पावर, यानी कि जैसे अगर मैं एंशिएंट टाइम की बात करूं, तो अगर एंशिएंट टाइम में आप देखोगे, पुराने समय में आप देखोगे ना, तो जो ग्रीस हो गया, इंडिया हो गया, दोनों जो है ना वो मैरीटाइन पावर हुआ करते थे। इनके पास समुद्र की शक्ति जो थी वो बहुत ज्यादा हुआ करती थी, और इसके वजह से अब देखो शक्ति तो ज्यादा है ही, लेकिन अगर आपका समुद्र के साथ बॉर्डर भी लगता है ज्यादा, तो कहीं ना कहीं आपको सबसे ज्यादा जो खतरा होगा वो मैरीटाइन सिक्योरिटी का ही होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो है वो मेंटेनेंस ऑफ मैरीटाइन सिक्योरिटी का कहीं ना कहीं ये कंसर्न जो है वो फेस करती हैं, और इसके वजह से इनको जो इंटरनेशनल लॉज हैं उनके अंदर भी इन्हें हेल्प हो जाएगी, अगर ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोप करते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं ये रिलेशन में आते हैं। तो इसके अलावा इसके नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा गया है कि इट इज द कॉमन इंटरेस्ट दैट बाइंड द ईस्टर्न मेडिटेरियन एंड द इंडो पैसिफिक रीजन। ये जो है वो कॉमन इंटरेस्ट है। कॉमन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि दोनों का इंटरेस्ट है, यानी कि अगर हम क्या करते हैं, ग्रीस के साथ जाते हैं तो कुछ हमें सिक्योरिटी जो है वो ग्रीस से मिल जाएगी सीखने को, और इंडिया में कुछ सिक्योरिटी जो है वो कहीं ना कहीं ग्रीस को भी सिखा पाएगा। तो कॉमन इंटरेस्ट है, क्योंकि जो हमारा ये बोल सकते हैं कि जो ग्रीस है ना वो मेडिटेरियन सी से भी घिरा हुआ है और इंडो पैसिफिक ओशियन से भी घिरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हैं जो कि एक दूसरे देश को क्या कर रही हैं, एक दूसरे के पास लेकर के आ रही हैं।
अब जो पीएम मोदी थे, हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जी थे, वो जब विजिट करते हैं ग्रीस के अंदर, तो इसका महत्व क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या हम देख सकते हैं? अगर इसके सिग्निफिकेंस की बात करी जाए, इसके महत्व की बात करी जाए, तो सबसे पहला महत्व जो हमें मिलता है वो ये है कि एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब अ ऑप्शन। कहने का मतलब ये है कि जैसे कहीं ना कहीं अगर आपके पास 3-4 ऑप्शंस होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उसमें सेलेक्ट करके किसी चीज को चुन सकते हो। वैसा ही अभी जो अपॉर्चुनिटी है ना, वो किसको मिलने जा रही है? वो मिलने जा रही है हमारे ग्रीस को, क्योंकि अभी तक वहां पर जो इन्वेस्टमेंट हो रही थी ना, वो चाइना की हो रही थी, और उनके पास चाइना के अलावा कोई और कंट्री नहीं थी जो कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करे। लेकिन इंडिया जब वहां दोस्त बनेगा ग्रीस का, तो क्या होगा कि इंडिया जो है ना, वो भी ग्रीस के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगा। तो एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रेव ऑप्शन, यानी कि कहीं ना कहीं ऑप्शन को ग्रेव करने की अपॉर्चुनिटी जो है वो वहां पर मिलेगी। अगर मैं बात करूं ग्रीस की, तो ग्रीस हैज ओवरकम सेवरल ईयर एन इकोनॉमिक ट्रबल स्पॉट। कहने का मतलब ये है कि अगर ग्रीस में देखा जाए ना, तो कई साल से, यानी कि कई ईयर से हम ऐसा देख रहे हैं कि हुआ क्या है कि वहां पर इकोनॉमिक ट्रबल जो है वो देखने को मिल रहा है। और उनका एकमात्र एक ऐसा साथी जो उनकी हेल्प कर रहा था ना, वो कौन था? चाइना था। तो चाइना ने उन्हें इतना डेप्ट दे दिया, इतना डेप्ट दे दिया कि वो बहुत ज्यादा कर्जे में हो गए हैं केवल चाइना की वजह से ही। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये सोचा कि अब हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि आप पाकिस्तान की हालत देख लो, आप श्रीलंका की हालत देख लो, नेपाल की हालत देख लो। चाइना करता क्या है? चाइना करता है ये कि वो आपको डेप्ट में फंसाता है, और जब वो आप डेप्ट में फंस जाते हो ना, तो वो आपके पॉलिसी में इंटरफेयर करता है। तो इस चीज से बचने के लिए जो ग्रीस है ना, उसने ये सोचा कि अब हम चाइना के ऊपर रिलाई नहीं रहेंगे, हम किसी और दूसरे देश की तरफ भी देखेंगे कि हो सकता है कोई और देश हमको हेल्प कर दे। तो इंडिया जो है अभी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है ग्रीस की। तो कहीं ना कहीं ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये सिग्निफिकेंस है। अगर मैं बात करूं, जो हमारे पीएम जो है वो जब विजिट करते हैं, तो ये हमारे जो सिग्निफिकेंस है, ये महत्व जो है वो सामने निकल के आते हैं। दूसरा जो हमारा बोल सकते हो सिग्निफिकेंस है, वो ये है कि काउंटर टर्की। काउंटर टर्की का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको पता होगा कि टर्की यानी कि जो तुर्क है ना, उससे भी हमारे इंडिया की नहीं बनती। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की अगर मैं बात करूं, तो वो कश्मीर का मुद्दा जो है वो बार बार रेज करता रहता है, और कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। तुर्की जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, और इंडिया के उससे उतनी अच्छी बनती नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं ग्रीस की, तो ग्रीस की भी टर्की से नहीं बनती, ग्रीस की भी टर्की से नहीं बनती। ऐसा क्यों है? तो आपको मैं एक रीजन बता रहा हूं। ये जो हमारा साइप्रस का रीजन है ना, अगर आप इसे मैप में देखिएगा, तो इसके ऊपर दो देशों का कब्जा है। एक का जो कब्जा है वो किसका होता है? टर्की का होता है। और एक दूसरे देश का जो कब्जा है वो किसका होता है? वो होता है ग्रीस का। अब जो ग्रीस है ना, वो ये कहती है कि टर्की जो है ना, वो जबरदस्ती कब्जा करके बैठी है, इसका तो यहाँ पे कुछ है भी नहीं। तो कहीं ना कहीं जो टर्की और ग्रीस है ना, इन दोनों की आपस में नहीं बनती। और अगर मैं बात करूं इंडिया और टर्की की, तो इनकी दोनों की भी आपस में नहीं बनती। और आपको पता है, दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? हमारा दोस्त होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा टर्की है ना, वो हमारा दुश्मन, और ग्रीस का दुश्मन कौन? टर्की। तो हमारा दोस्त फिर कौन हुआ? हमारा दोस्त ऑटोमेटिकली हम बोल सकते हैं कि हुआ ग्रीस। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हम टर्की को काउंटर करने में भी इस ग्रीस की जो है वो मदद ले सकते हैं। और ये भी हमारा सिग्निफिकेंट है अगर हम जाते हैं किसके साथ? ग्रीस के साथ रिलेशनशिप में। तो अगर मैं इस आर्टिकल के अंदर बात करूं लिखा क्या गया है, तो इस आर्टिकल के अंदर ये लिखा गया है कि ग्रीस हैज स्ट्रेंथन विद द इजराइल एंड साइप्रस व्हिच इज सीन इन द कोलिएशन ऑफ द कॉन्कर टर्की। कहने का मतलब यही है कि जो ये हमारा साइप्रस रीजन है ना, इसके ऊपर क्या हुआ है कि कनकर कर लिया है टर्की ने, और ये कोलिएशन के अंदर यहाँ पर दो गवर्नमेंट जो है वो अपनी शासन को स्थापित कर चुकी हैं। एक तो हमारा ग्रीस है और एक हमारा टर्की है। इसके वजह से इन दोनों के बीच में क्या हो गए हैं? कॉन्फ्लिक्ट होने स्टार्ट हो गए हैं, या फिर इनके दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी होते रहते हैं। अगर मैं बात करूं अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद द ग्रीस, अगर भारत का अगर स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है ग्रीस के साथ, तो इंडिया माइट फाइंड सम कॉमन ग्राउंड। तो इंडिया जो है वो कुछ कॉमन ग्राउंड प्राप्त कर सकती है। कब? जब वो टर्की के रोल को खत्म करना चाहेगी कश्मीर वाले मुद्दे के अंदर। तो कहीं ना कहीं हम कश्मीर वाले मुद्दे को की भी बात करें, तो उसको भी काउंटर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? टर्की को ओवरकम कर सकते हैं, अगर हम ग्रीस का साथ लेते हैं, ग्रीस के हेल्प करते हैं, या फिर ग्रीस के साथ अच्छे रिलेशन में होते हैं। अगर मैं बात करूं कंक्लूजन की, तो इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद हम कंक्लूजन क्या दे सकते हैं? कंक्लूजन के अंदर हम ये लिख सकते हैं कि इंडिया ग्रीस बायलैटरल रिलेशन हैव नीदर बीन डैमेज्ड नॉर हैज द रेथ डिक्रीज डिस्पाइट ऑफ द इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैविंग विजिटेड ग्रीस सिंस 1983। कहने का मतलब क्या है? ये जो स्टेटमेंट है ना, ये मोदी जी ने दी थी। मोदी जी ने ये कहा था कि चाहे हम 1983 के बाद, यानी कि 40 सालों के बाद ही क्यों ना ग्रीस से मिल रहे हो, हमारे कोई भी प्राइम मिनिस्टर 40 सालों तक क्यों ना ग्रीस में ना गए हो, लेकिन फिर भी जो रिश्तों की गर्माहट है ना, वो अभी कम
कम नहीं हुई है, रिश्तों की गर्माहट वही पुराने वाली ही है जो 40 साल पहले हुआ करती थी। नाउ इट हाई टाइम फॉर इंडिया, अभी ये जो समय है ना वो इंडिया के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है टू बिल्ड क्लोज स्ट्रेटेजिक टाई, मतलब कि हम क्या करें, ग्रीस के साथ काफी अच्छा जो अपना मजबूत जो है वो बंध जो है वो स्थापित करें। लाइक अदर नियर बाई कंट्रीज, जैसे कि हम अदर नियर बाई कंट्रीज जो कि यूरोप के हैं उनके साथ हमारे रिश्ते, जैसे कि अगर मैं बात करूं फ्रांस की, स्पेन की, इटली की या फिर साइप्रस की, उनके साथ हमारे रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन हम क्या रीजन है, मतलब कोई ना कोई ऐसा रीजन रहा होगा जिसके वजह से हम ग्रीस के साथ अपने रिश्ते अच्छे नहीं कर पाए। उन सारे रिश्तों को हम क्या करेंगे, और अच्छा करेंगे, और उन्हें हम कहीं ना कहीं और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए और इस चीज को सोच करके सरकार जो है वो काम करे। तो बेसिकली ये हमारा कंक्लूजन था। इस आर्टिकल के अंदर हमने पढ़ा कि जो हमारा रिलेशन है ग्रीस के साथ, इंडिया के साथ, दोनों के बीच में कैसा रहा। तो आई होप कि पूरा आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। आपने हिस्टोरिकल फैक्ट देखे, आपने अभी प्रेजेंट जो हमारी बोल सकते हो कि रिलेशनशिप है उसके बारे में सारी चीजें देखी। तो आई होप कि पूरा आर्टिकल जो है आपको समझ में आया होगा। ये जो आर्टिकल था वो द हिंदू का था। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।